बेन बोले तो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नेहा की कहानी को कंटिन्यू करते हुए इस ड्रामा में हम आगे बात करेंगे नेहा की। वो काउंसलर तो बन जाती है और नेहा के काउंसलर बनने के बाद उसके पति और उसके ससुर सारे डिसीजन लेते हैं, पर उसे ये नहीं पता होता है कि वो काउंसलर बनने के बाद क्या खुद से सारे डिसीजन ले पाएगी या नहीं, या फिर इन सभी निर्णय में उनके परिवार वाले शामिल होंगे। आपको तो नेहा की कहानी अच्छे से याद होगी। वही नेहा जो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। उसके लिए उसने बहुत सी कोशिश की और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि उसके पति को लगता है कि इलेक्शन में नेहा के नाम से सीट मिल जाएगी, और उसके पति के मन में क्या बात चलती है ये तो हम सब जानते हैं। तो आइए जानते हैं, क्या नेहा इलेक्शन में काउंसलर बन पाएगी? आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अरे नेहा, कहाँ हो? जल्दी आओ, आज चुनाव का नतीजा आने वाला है, हमें जाना है यार। अरे हाँ आई। क्यों इतनी देर कर दी? तुम्हें मालूम तो है हमें जल्दी पहुंचना है, फिर भी। अरे वो दिमाग से निकल गया। चलो अब चलते हैं। नेहा और उसके परिवार वाले लोग जाने वाले हैं जहां वोटों की गिनती होने वाली है। सभी को अलग ही टेंशन है और कई सारे सवाल भी है। सभी की नजर बस स्क्रीन पर ही टिकी हुई है। दूसरे लोगों की वोटों की गिनती होती रहती है और इसी में समय बीत रहा है। सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर के बाद नेहा के इलाके की वोटों की गिनती शुरू होती है। नेहा की वोटों की गिनती चलती रहती है और कई बार वोट कम ज्यादा होने लगते हैं। आखिरकार नेहा 3000 वोटों से जीत जाती है और उसके एरिया की काउंसलर बन जाती है। सभी लोग बहुत खुश थे और जश्न का माहौल है। मुबारक हो काउंसलर साहिबा, मुबारक हो। जी शुक्रिया। मुबारक हो बहू, बहुत बहुत बधाई हो। जी शुक्रिया, आप सबकी दुआएं हैं। चलिए, नतीजे तो आ गए और हम जीत भी गए। अब घर चलते हैं, और भी काम है जो हमें करने चाहिए। हाँ चलिए। सुनिए जी, मैं काउंसलर तो बन ही चुकी हूँ, तो मुझे लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कल मैं हमारे घर के पीछे जो चाली है वहाँ पे जाऊँ। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनसे मैं बात करूँ और उनकी जो पानी की समस्या है उसको लेके मैं आगे काम करूँ। अरे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। मैं हूँ ना, मैं जाकर आता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है उन्हें। अरे पर मुझे भी तो जाना चाहिए, आपको नहीं लगता? अरे काम तुम करो या मैं करूँ, क्या फर्क पड़ता है? बस काम होना जरूरी है और काम हो रहा है। नेहा इसी तरह हर बार अपने पति को कहती और हर बार वो सभी काम खुद से करने की कोशिश करते। जहां नेहा की दस्तखत की जरूरत पड़ती सिर्फ वहीं नेहा जाती। ये सब काफी समय तक चलता रहा और साथ ही नेहा के घर पर काफी लोग आते अपनी समस्याओं को लेकर। कई लोग उससे राशन कार्ड के बारे में बात करते और कई लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल की समस्या की बात करते। एक दिन सभी लोग नेहा के घर पर आए। सुनिए, नेहा जी है क्या घर पर? जी हाँ, कहिए क्या काम है आपको? जी हम स्टूडेंट हैं, उनसे कुछ बात करनी है। नेहा, कहाँ हो? कुछ लोग आए हैं तुमसे मिलने। जी बताइए। मेरा नाम अनिल है और मैं पठान की चाली में रहता हूँ और हम सब लोग स्टूडेंट हैं और अभी कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारी चाली में सभी के घर बहुत छोटे हैं और उसमें पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हमारी चाली के बाहर जो लाइब्रेरी है वो आप रेनोवेट करवा दे तो हमारे लिए वहाँ जाकर पढ़ाई कर पाना आसान होगा। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कल आपकी चाली में आऊँगी और लाइब्रेरी की क्या स्थिति है उसको देखूंगी और उसका क्या निकाल हो सकता है वो बताऊंगी। अरे, पिछले वाले काउंसलर ने भी यही कहा था और बाद में नहीं किया। जी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे ऐसा है तो आप अभी चलिए हमारे साथ और देखिए वहाँ की क्या परिस्थिति है। जी आप चलिए, हम आपको बताते हैं। हाँ चलिए। नेहा तो यही चाहती थी कि वो खुद लोगों की समस्या समझे, जाने और उसे दूर करने का प्रयत्न करे, और इतने समय बाद उसको वो मौका मिला था तो वो समुदाय के लोगों के साथ चली जाती है। ये बात नेहा के पति को पता चलता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है।
तुम्हें मैंने मना किया था ना कि ये सब काम तुम नहीं करोगी, फिर तुम क्यों गई? अरे पर लोग उनकी समस्या लेके मेरे पास आए थे, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी समस्या को सुनूं। उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन इस तरह से अकेले उनके साथ नहीं जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर नेहा और उसके पति के बीच काफी बातें होती है। जब भी नेहा कुछ करना चाहती, उसका पति उसे रोकता, लेकिन कुछ समय बाद इसी तरह काम में इन्वॉल्व होती रहती और हर बार अपने पति को वो समझाती, बात करती और धीरे धीरे वो सभी काम में इन्वॉल्व होने लगी। और फिर एक समय आता है जब नेहा का पति भी उसके हर काम में सपोर्ट करता है। 107.8 रेडियो नजरिया आवाज हमारी से मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक महिला काउंसलर होने से डिसीजन मेकिंग में क्या कोई बदलाव आता है? उसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। 107.8 रेडियो नज़रिया आवाज़ हमारी से मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। हमारे घर, समाज, इवन हमारे आसपास भी कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसके निर्णय कौन लेगा वो पहले से तय होते हैं। तो इस बात को लेकर मैंने कई सारे लोगों से बात की और उनसे मुझे ये जानने को मिला। आइए सुनते हैं। મારા ઘરના નિર્ણય મારા મિસ્ટર લે છે। અમારા ઘરવાળા એ મોટા એટલે વડીલ ના કહેવાય। દરમિયાન સાપુર શંકર ભુવન અમારા મિસ્ટર કેમ કે મોટા એટલા માટે। तो मेरे घर में ऐसा होता है कि हमारी पूरी फैमिली ही डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है। जी मेरे घर के सारे फैसले वैसे तो मेरे पापा लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है हर फैसले वो ही लेते हैं। वो इतने अच्छे हैं कि हम बच्चों को भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए घर के लिए, ये सही है या गलत। फिर सबसे ज्यादा जो अच्छा होता है लोगों के लिए, हमारे लिए, तो उस हिसाब से हमारे घर में फैसले लिए जाते हैं। आपने ज्यादातर लोगों के जवाब सुने होंगे। तो जब महिलाएं घर के फैसले ले सकती है तो उन्हें राजनीति में वही फैसला क्यों लेने नहीं दिया जाता? तो आप इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसलिए हमारा नंबर है 8849749472। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8849749472। अहमदाबाद में राजनीति में 50% रिजर्वेशन है, लेकिन कई बार महिलाएं सिर्फ नाम के लिए काउंसलर होती है और ये कई सारे रिसर्चों से पता चला है। पेट्रियार्की का जो सिस्टम है वो हमारे समाज पर कैसे असर करता है और खास करके ये प्रॉक्सी कैंडिडेट की प्रथा से कैसे जुड़ा हुआ है। प्रॉक्सी कैंडिडेट की बात की कि उसमें सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा। सबसे पहले तो ऐसे आएगा कि महिलाएं उन सीट पर भी लड़ना चालू करें जहां पर रिजर्वेशन ना हो। दूसरा बदलाव ऐसे आएगा कि जो महिलाएं एक बार पावर में आ गई हैं उसके साथ आप जैसे या हमारे जैसे ग्रुप काम करके उन्हें आगे का दर्शन भी दिखाएं, करियर पाथ्स की तरफ उनको प्रोत्साहित करें, उनको कहें कि वो राजनीति में और कितनी तरीकों से रह सकती हैं और भागीदारी ले सकती हैं। उसके अलावा महिलाओं को उन पोजीशंस में भी जाना पड़ेगा जो नॉन रिजर्व पोजीशन है, जैसे अभी फिलहाल जैसे एमएलएज और एमपीज की, और वहां से उस स्टेट से खड़े होकर भी बात करनी पड़ेगी कि कैसे किसी कैंडिडेट को प्रॉक्सी बनाकर कोई और अगर उनकी जगह पर कार्यवाहन कर रहा है तो ये क्राइम है। इन तीनों चीजों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये प्रथाओं को दूर करना? उससे समाज और महिलाओं पे क्या असर हो रहा है? ये तो हम सब समझते हैं कि महिलाओं के पावर में आने से सबसे ज्यादा जो दुखी होता है वो है एक पेट्रियार्कल समाज, एक पुरुष सत्तात्मक सोसाइटी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही महिला को ये सब समझ में आने लगेगा तो ये भी भागीदार हो जाएगी, ये भी इक्वल डिसीजंस लेने लगेगी, और वो पुरुष नहीं चाहते हैं क्योंकि वो पावर शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को नहीं पढ़ाने
नहीं बाहर जाने देने, नहीं काम करने देने, नहीं अपनी मर्जी से शादी करने के पीछे भी सेम कारण रहे हैं। वही चीज़ पॉलिटिक्स में भी दिखाई देती है। तो ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट जवाब है इस बात पर, क्योंकि ये जो महिलाएं पावर में नहीं आ पा रही हैं उसकी सबसे बड़ा कारण पेट्रियार्की ही है। कारण वो ऐसे मैनिफेस्ट करता है कि उनको आगे नहीं आने देना, उनको डांट डपट के घर पे बिठा देना, उनके कार्य का वहन खुद करना, जब रिजर्वेशन सीट ना हो तो उनको आगे ना बढ़ने देना, जब वो कहीं पर जा रही हो तो उसके साथ साथ जाना जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची हो। इस तरह का जो व्यवहार है वो हमने समाज में अक्सर देखा है, और ये एक महिलाओं को हमेशा ये बताने के लिए किया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, यू आर नॉट गुड इनफ, और आप नहीं कर सकती हो अकेले, तुमको तो हमेशा एक पति की ज़रूरत पड़ेगी या एक मर्द की ज़रूरत पड़ेगी। तो कांग्सी जी, जो महिलाएं प्रॉक्सी कैंडिडेट है वो खुद किस तरह से अपने डिसीजन ले और खुद कैसे सक्षम बने, उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है कि जिसको हम सिस्टरहुड कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं महिलावाद, या महिलाओं का साथ में आके एक दूसरे के लिए उनकी ताकत बनना। महिलाएं अगर एक दूसरे की ताकत बनने लगेंगी, उनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने लगेंगी और साथ ही साथ उनके लिए वो स्पेस बनाने लगेंगी, तो ये बहुत हद तक फाइट किया जा सकता है। पर दूसरी बात है, इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका ये असर पड़ रहा है सीधे सीधे कि हम 50% इस देश की पॉपुलेशन जो कि 700 मिलियन महिलाएं हैं, उनका जो पोटेंशियल है वो देश की इकोनॉमी में, बाकी देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, आपने 50% ऑफ द पोटेंशियल को तो यूटिलाइज ही नहीं किया। ये असर पड़ रहा है और हम कहीं ना कहीं एज अ कंट्री लूज आउट कर रहे हैं। अगर महिलाएं समाज का 50% है और वो खुश नहीं है, या वो सक्षम नहीं है, या वो अगर पैसा कमा सकती थी और नहीं कमा रही हैं, वो जिस तरह का मानसिक बोझ लेकर समाज में जीती हैं, जिस तरीके का शारीरिक शोषण उनके साथ होता है, वो कहीं ना कहीं जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है और आप एक सुंदर समाज की गणना नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी रही, और जब तक पितृसत्तात्मक सोच रहेगी और महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाएगा, समाज का एक भाग हमेशा पीछे रहेगा, जो इस समाज की सबसे बड़ी दुर्लभता होगी। अपने आप को ही खत्म करने का रास्ता है ये, क्योंकि अगर आपका 50% पार्ट नहीं ले रहा है तो आपकी एफिशिएंसी कितनी कम है, आपकी प्रोग्रेस कितनी कम है। और महिलाएं फुल इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी इस समाज में एक सिटीजन, एक फुल नागरिक और एक फुल ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार उनको संविधान भी देता है, उनको बाय द वर्च्यू कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो उनको कुदरत ने भी दिया है। तो ये अब समय आ गया है कि सोसाइटी अपने परफॉर्मेंस इंडेक्स ना लगाकर उनको इस समाज में इक्वल डिग्निटी दे सके। ये एक जॉब इनडिग्निटी वाली नहीं है, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है। पॉलिटिक्स में ही जाएंगे तभी अपनी जिंदगी पर एक कंट्रोल ला पाएंगे, और इस पोजीशन को भी ह्यूमनाइज करने की जरूरत है, तभी आप ह्यूमंस को उसमें देख पाएंगे। और महिलाएं ह्यूमंस हैं, फ्लॉड ह्यूमंस हैं, पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अपने अपने वर्च्यूज भी हैं और फ्लॉज भी हैं। उसके साथ हमें उनको एक्सेप्ट करके उनमें से बेस्ट को हमको आगे बढ़ाकर अपने देश का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो बस यही आशा करती हूँ कि मेरी इस बात को सुनकर जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि राजनीति हमारे लिए नहीं है, राजनीति आपके लिए है। राजनीति हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बहुत करीबी से समझता है, जो आर्ट्स को समझता है, जो हिस्ट्री को समझता है, जो गणित को समझता है, जो ज्ञान को समझता है, जो दुनिया को समझता है। राजनीति हर उस इंसान के लिए है, और राजनीति एक वो माध्यम है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। राजनीति में पार्ट लेना और नहीं लेना इस सेंचुरी का सबसे बड़ा एक डिसीजन हो सकता है। क्या आप पॉलिटिकल हैं? हम महिलाओं को सिर्फ राजनेता के रूप में या नेत्री के रूप में इलेक्टोरल रोल से ही नहीं देखते हैं कि आपको चुनाव ही लड़ना पड़ेगा। राजनीति में अनेकों प्रकार के रोल्स होते हैं, अनेकों प्रकार की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनसे आप अपनी जिंदगी में ये समझ सकते हैं कि हमको क्या इम्पैक्ट करता है, क्या नहीं इम्पैक्ट करता है, और आप राजनीति से जुड़ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जीवन काल में हम और महिलाओं को इस देश की प्रधानमंत्री से लेकर पार्लियामेंट में 50% और हर स्टेट असेंबली में 50% तक की भूमिका में देखें। धन्यवाद।
बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेट्रियार्की का जो सिस्टम है वो हमारे समाज पर असर करता है और खास करके तो प्रॉक्सी कैंडिडेट की प्रथा से जुड़ा हुआ है। तो जरूरी है ये प्रथा को दूर करना, और जो हम महिला प्रॉक्सी कैंडिडेट किस तरह से खुद सक्षम हो और अपने डिसीजन खुद ले, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के क्विज कॉन्टेस्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज का सवाल है, लोकल गवर्नेंस में काउंसिलर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लोकल गवर्नेंस में काउंसिलर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? तो फटाफट नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 8849749472। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर रही हूँ, 8849749472। तो जब बात महिला सशक्तिकरण की हो ही रही है तो जानते हैं महिलाओं के लिए कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने एक बार कहा था कि राजनैतिक शक्ति सामाजिक प्रगति की कुंजी है, और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन पर नेताओं की विशेषता यह है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता को बढ़ावा दे सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा पर जोर देना था। यह कार्यक्रम फायदेमंद है। यह पहले से ही देश भर में कई जिलों, लगभग 405 जिलों में लागू है, और केंद्र इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए काम कर रहा है। महिलाओं और लड़कियों के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि उज्ज्वला, वन स्टॉप सेंटर, हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इन योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्या नेहा आखिर में काउंसिलर बनी? और महिला काउंसिलर होने से डिसीजन मेकिंग से बदलाव आता है? उसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए 107.8 रेडियो नजरिया, आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल।